पिछले एपिसोड में एंसेस्टर ने वांग निन को सिंटो मैजिक के बारे में सीखने के लिए परमिशन दे दिया था, लेकिन इसी के साथ उसे कहा था कि इसके बारे में जानने के बाद तुम्हें यहाँ से चले जाना होगा। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि वे दोनों एक पोर्टल से होकर अंदर आ गए थे, जहाँ पर वांग निन कहने लगता है कि यहाँ पर तो बहुत सारी स्पिरिचुअल पावर है और इसीलिए ऐसा लगता है कि यह क्या एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। तभी एंसेस्टर उससे कहने लगती है कि सिंटो मैजिक हमारे वॉर टेम्पल का ट्रेजर है, जो कि ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज में एंटर करने वाले कल्टिवेटर के सक्सेस रेट को बहुत ही ज्यादा बढ़ा देता है। और इसके बाद वो इसे बताती है कि इसे बहुत सालों पहले सियूजन किंगडम के द्वारा लिया गया था, लेकिन इसके अलावा सिंटो मैजिक बहुत ज्यादा मिस्टीरियस भी है और इसीलिए इसे याद कर पाना पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। इसके बाद वो इसे बताने लगती है कि एंसेस्टर चेंगचुंग ने किसी तरह से अपने मेमोरी का यूज करके सिंटो मैजिक को यहाँ के स्टोन टैबलेट के ऊपर प्रिंट किया, लेकिन फिर उसके बाद वो एंगर के वजह से तुरंत ही वहाँ पर मारा गया। इसके बाद हम देखते हैं कि वांग निन भी यहाँ के स्टोन टैबलेट को बड़े ध्यान से देखने लगता है, जहाँ पर कि एंसेस्टर चेंगचुंग ने अपने मेमोरी का यूज करके सिंटो मैजिक को बहुत ही आसानी से प्रिंट किया था, ताकि इस तरह से उनके आने वाले जनरेशन इससे प्रैक्टिस कर सके। लेकिन इसी के साथ उन्होंने कहा होता है कि इसके दौरान उनको बहुत ज्यादा केयरफुल भी होना होगा। इसके बाद वांग निन कहता है कि इसके कुछ कैरेक्टर को प्रिंट करना तो सच में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। तब इसकी ऐसी बात सुनकर एंसेस्टर उससे कहती है कि सिंटो मैजिक सच में बहुत ज्यादा मिस्टीरियस है और इसीलिए मैं तुम्हें बता देती हूँ कि तुम अपना अच्छे से ख्याल रखना। और अब इतनी बात कहने के बाद वो इस केव से बाहर चली जाती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वांग निन सिंटो मैजिक को प्रैक्टिस करने के लिए वहाँ पर बैठ गया था और फिर कहने लगता है कि अगर मैं इसके वजह से ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज में एंटर कर गया तब इस तरह से मुझे इसके लिए चुकाई गई कीमत के बारे में कोई भी चिंता नहीं होगी। इसके बाद हम देखते हैं कि वो सिंटो मैजिक को प्रैक्टिस करने के लिए कोशिश करने लगा था, लेकिन अब इसके दौरान उसे पता चलता है कि इससे प्रैक्टिस कर पाना इतना आसान नहीं है। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि यह तो असल में एक लॉ है जो कि मेमोरी को ब्लॉक कर रहा है, जिसके वजह से सिंटो मैजिक को समझ पाना तो आसान है। लेकिन इसके बाद भी चेंगचुंग ने किसी तरह से इसके बारे में याद करके इसे यहाँ पर प्रिंट कर दिया, जिसके लिए उन्होंने जरूर ही बहुत ज्यादा मेहनत की होगी। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि ली गुओ बाहर आ गया था और वो वांग निन को देखकर कहने लगता है कि यह तो किसी बहुत बड़े प्रॉब्लम में है और इसलिए वो सोचने लगता है कि इसे मारने के लिए यही सबसे अच्छा टाइम है। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर वो अपने किसी सीक्रेट टेक्निक का यूज करने लगा था और इस तरह से वो मदद के लिए अपने हुइन सेक्टर के लोगों को बुलाने लगा था। इसके बाद अगले सीन में हम हुइन सेक्टर के एक एल्डर को देखते हैं, जो कि सेंजोंग के सामने 10 दिन का टाइम देने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा होता है और कहने लगता है कि मैं ली गुओ को वापस जरूर लाऊंगा। तब इसकी बात सुनकर सेंजोंग उससे कहता है कि मुझे तुम्हें इसके लिए और कितने दिन देने पड़ेंगे, क्योंकि ली गुओ तो हमारे सेक्टर का डिसाइपल है, लेकिन इसके बाद भी तुम्हें उसे खोजने में और कितने टाइम लगेंगे। तब इस पर वो एल्डर उसे बताता है कि ली गुओ ने अपने सीक्रेट टेक्निक का यूज करके हमें परसों मदद मांगा था, इसीलिए अब हमें पता चल गया है कि इस समय वो कहाँ पर है। और इसी के साथ वो इसे बताता है कि वॉर टेम्पल के मालियांग नाम के डिसाइपल ने उसे कैद करके रखा हुआ है। अब इतनी बात कहने के बाद वो उससे कहता है कि अगर आप मुझे कुछ समय के लिए टाइम देंगे तो फिर मैं उसे वापस लेकर जरूर आऊंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि सेंजोंग आखिरी बार इसे 10 दिन का टाइम देने के लिए रेडी हो गया था, लेकिन इसी के साथ वो उससे कहता है कि अगर तुम इस बार उसे नहीं खोज पाए तो फिर उसके बाद जो तुम्हारे साथ में होगा उसके लिए तुम मुझे ब्लेम मत करना। तब ऐसी बात सुनकर वो एल्डर भी इसके लिए पूरी तरह से रेडी हो गया था और फिर वो ली गुओ के सोल लैम्प को बाहर निकालते हुए कहता है कि यह तो अभी भी एक्टिव है, जिसके वजह से ऐसा लगता है कि इसमें अभी काफी देरी नहीं हुई है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने हुइन सेक्टर के और भी ज्यादा लोगों को यहाँ पर समन करने लगा था और इनसे कहता है कि वॉर टेम्पल के डिसाइपल मालियांग ने हमारे स्टूडेंट के ऊपर अटैक किया है और इसके अलावा उसने हमारे डिसाइपल के सोल को निकालकर बहुत बड़ी गलती की है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम सभी मेरे साथ में फायर अलायंस में चलने के लिए रेडी हो जाओ। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसकी बात सुनकर बाकी लोग भी इसके लिए पूरी तरह से रेडी हो गए थे और फिर वे तुरंत ही ली गुओ को बचाने के लिए यहाँ से निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वांग निन अभी भी सिंटो मैजिक को प्रैक्टिस करने के लिए कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि यहाँ पर चारों तरफ से बहुत सारी एनर्जी आने लगती है और अब इस तरह से हम देखते हैं कि एंसेस्टर चेंगचुंग के बहुत सारे क्लोन यहाँ पर उसके सामने आ गए थे और फिर इसके कुछ देर के बाद वे आपस में कंबाइन भी हो जाते हैं। तब इसे देख वांग निन कहने लगता है कि शायद यही सिंटो मैजिक है, जिसमें कि क्लोन को क्रिएट करके मेन बॉडी के रूप में एक साथ में प्रैक्टिस करना होता है और फिर जैसे ही बेबी का जन्म होगा वो बॉडी के साथ में आ जाएगा। अब इसके बारे में सोचकर वो कहने लगता है कि इस तरह से नेचुरल सक्सेस रेट काफी बढ़ गई है, लेकिन असल में बॉडी कल्टीवेशन के लिए अभी मेरे पास में एनफ मैजिक पिल नहीं है। अब इसके बारे में सोचकर वो परेशान होते हुए कहता है कि क्लोन को कल्टीवेट करना किस तरह से पॉसिबल होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने कॉन्शियसनेस को एक पोर्टल के अंदर भेजता है, जहाँ पर कि असल में चेंगचुंग का स्केलेटन पड़ा हुआ था। जिसके बाद हम देखते हैं कि वांग निन भी तुरंत उनको ग्रीट करने लगता है और कहता है कि मैं आपके इस अलाइनमेंट के लिए आपका बहुत ही ग्रेटफुल हूँ। इसके बाद वांग निन सोचता है कि वॉर टेम्पल के साथ में यह मैटर तो सेटल हो गया और इसीलिए वो सोचता है कि अब उसे आगे किस तरह से क्या करना है। इसके बाद हम देखते हैं कि वह तुरंत ही बाजी डीमन लॉर्ड के सामने आ जाता है, जिसे देखते ही वो उससे कहता है कि अगर तुम यहाँ पर बाहर नहीं आए होते तो फिर मैं तुम्हें खोजने के लिए अंदर ही आने वाला था। अब इस तरह से हम देखते हैं कि उसने वांग निन को भी अपने साथ ले लिया था और इस तरह से वे दोनों एक साथ में यहाँ से जाने लगे थे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ली गुओ अंदर काफी परेशान होता है और वो कह रहा होता है कि मेरे साथियों तुम मुझे बचाने के लिए यहाँ पर कब आओगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर तुम यहाँ पर नहीं आए तो फिर इसके बाद मेरे पास में कोई भी चांस नहीं होगा। तो अभी वांग निन उससे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जिस पर ली गुओ डरते हुए कहने लगता है कि कुछ नहीं। इसके बाद वो उसे कहता है कि मैं तो केवल अपने मास्टर के सामने प्रे कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बाजी डीमन लॉर्ड अभी भी वांग निन को अपने साथ लेकर यहाँ से आगे की तरफ जा रहा था, लेकिन तभी अचानक से इनके सामने कोई बहुत सारी पावर जनरेट होने लगती है और हम देखते हैं कि इसके अंदर से यहाँ पर बहुत सारे पिलर बाहर आने लगे थे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वांग निन को तो इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं होती और वो कह रहा होता है कि आखिरकार वे सभी यहाँ पर आ ही गए। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि वो एल्डर अपने बहुत सारे लोगों के साथ में इनके सामने आ गया था, जिसे देखते ही ली गुओ तुरंत उनके सामने रिक्वेस्ट करने लगता है और कहने लगता है कि मेरे साथियों तुम मुझे आकर यहाँ पर बचा लो। तभी वो एल्डर वांग निन से पूछता है क्या तुम्हें पता है कि तुमने कौन सी गलती की है, लेकिन उस पर वांग निन उससे कहता है कि मैं तो इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो एल्डर इसके ऐसी बातों से इसके ऊपर काफी गुस्सा हो जाता है और फिर वो तुरंत ही अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने के लिए भी रेडी हो गया था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि बाजी डीमन लॉर्ड ने
अपने पावर का यूज करके इसके अटैक को बहुत ही आसानी से डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिससे देखते ही वे सभी पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं। तभी बाजी डीमन लॉर्ड इनसे कहने लगता है कि टोगो इंसेक्ट वाले तुम तो ना ही इंसान हो और ना ही घोस्ट हो। इसके बाद वो एल्डर से पूछता है कि तुम यहाँ पर किस लिए आए हो। तब इस पर वो एल्डर से बताता है कि माल यांग ने कॉर्प्स इंसेक्ट के एक डिसाइपल को मार दिया और इस तरह से इसने ली गुओ के सोल को बाहर निकाल लिया है और इसीलिए आज मैं माल यांग को अपने साथ लेकर यहाँ से जाने के लिए आया हुआ हूँ। तब इसकी ऐसी बात सुनकर बाजी डीमन लॉर्ड वांग निन से पूछता है कि क्या सच में तुमने ऐसा किया है, लेकिन इस पर वांग निन कहता है कि मुझे इसमें फंसाया जा रहा है और यह बात तो पूरी तरह से बकवास है। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि ली गुओ भी इसके ऊपर काफी गुस्सा हो गया था और कहने लगता है कि बकवास मैं नहीं तुम कर रहे हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि बाजी डीमन लॉर्ड उस एल्डर की बात मानने के लिए रेडी नहीं होता और फिर उसे कहता है अगर ऐसी बात है तो तुम मेरे सामने से हट जाओ। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वो एल्डर इसकी बात मानने के लिए रेडी नहीं होता और हम देखते हैं कि उसके लोग इसके ऊपर अटैक करने के लिए भी पूरी तरह से रेडी हो गए थे। तभी वो एल्डर उससे कहने लगता है सीनियर मुझे पता है कि आपके पास में हाई लेवल की कल्टीवेशन बेस है, लेकिन इसके बाद भी आप इस तरह से मेरे सेक्टर के दुश्मन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि यह बात पूरी तरह से गलत है। इसके बाद वो कहने लगता है कि वो इंसेक्ट हुओचू किंगडम का सबसे बड़ा सेक्टर है। इसके अलावा आज यहाँ पर फाइट करने के लिए नेशन सोल वाले 8 कल्टीवेटर आए हुए हैं, इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि आपको भी इसके बारे में बहुत ही अच्छे से पता होगा। लेकिन क्या इसके बाद भी आपने डिसाइड कर लिया है कि आप उससे प्रोटेक्ट करना चाहते हैं? लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि बाजी डीमन लॉर्ड को इनके बारे में कोई भी चिंता नहीं होती और फिर वो इनसे कहने लगता है कि क्या इस तरह से तुम मुझे धमकी दे रहे हो, क्योंकि वैसे भी आज मैं यहाँ पर किसी को नहीं मारना चाहता। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके ऐसे बातों से वो एल्डर इसके ऊपर काफी गुस्सा हो जाता है और अब इस तरह से वो इसके ऊपर अटैक करने के लिए अपने किसी पावर को एक्टिवेट करने लगा था और फिर हमें पता चलता है कि यह तो असल में 9 नेदर ब्लैक आइस फॉर्मेशन है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो तुरंत अपने इस पावर का यूज करके बाजी डीमन लॉर्ड के ऊपर अटैक भी कर देता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ली गुओ अब इस बात से बहुत ज्यादा खुश होने लगा था और कहने लगता है कि अब तुम इसके पावर के सामने कुछ भी नहीं कर पाओगे। अब इसके वजह से उसे ऐसा लगने लगा था कि वो यहाँ से आजाद हो जाएगा, लेकिन तभी हम देखते हैं कि बाजी डीमन लॉर्ड ने इनके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लिया होता है, जिसके दौरान उसने अपने पावर का यूज करके इनके कई लोगों को जख्मी भी कर दिया था और फिर इनसे कहने लगता है कि असल में तुम्हारे सेक्टर के साथ में हमारी थोड़ी सी फ्रेंडशिप है और इसीलिए मैं तुम्हारे ऊपर अटैक करके तुम्हारे सेक्टर को ऑफेंड नहीं करना चाहता। लेकिन इसी के साथ वो इनसे कहता है कि मैंने काफी समय से किसी को भी नहीं मारा और इसीलिए अगर अभी भी तुम नहीं माने तो मैं तुम सबको पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि इसके ऐसे ताकत को देख वे सभी पूरी तरह से हैरान हो गए थे और वो एल्डर कहने लगता है कि यह सीनियर तो असल में ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज में है और वो अपने लोगों से कहता है कि जल्दी से तुम टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन को एक्टिवेट करो। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वे यहाँ पर ऐसा कुछ भी करने में कामयाब नहीं हो पाते, क्योंकि बाजी डीमन लॉर्ड ने तुरंत अपने पावर का यूज करके इनके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया था, जिसके वजह से अब इनमें से कोई भी इसके पावर को रोकने के लिए कुछ नहीं कर पाता और इस तरह से हम देखते हैं कि बाजी डीमन लॉर्ड ने इन सभी को बहुत ही आसानी से मार दिया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके ऐसे पावर को देख वांग निन भी इस बात से हैरान हो गया होता है और कहने लगता है कि यह सीनियर तो सच में ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज में है। तो अभी बाजी डीमन लॉर्ड यहाँ के बाकी बचे हुए लोगों से कहता है कि अगर मैं चाहता तो तुमको भी बहुत ही आसानी से मार देता, लेकिन असल में मैं ऐसा करके तुम्हारे सेक्टर के साथ में अपनी दुश्मनी नहीं करना चाहता। और अब इतनी बात कहने के बाद वो वांग निन को अपने साथ लेकर यहाँ से निकल जाता है। अब इसके वजह से हम देखते हैं कि वो एल्डर वांग निन के ऊपर वैसे तो बहुत ज्यादा गुस्सा था, लेकिन आखिरकार वो बाजी डीमन लॉर्ड की वजह से उसका कुछ भी नहीं कर पाता। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ली गुओ भी इस बात से काफी परेशान हो गया होता है और कहने लगता है कि मेरे साथ में ही ऐसा क्यों हुआ। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि वांग निन इसके तरफ देखने लगता है, जिसे देखते हैं ली गुओ उसे कहने लगता है कि मास्टर आप मेरे ऊपर गुस्सा ना होइए और कुछ भी करने से पहले आप मेरे एक्सप्लेनेशन को सुन तो लीजिए। इसके बाद वो उससे कहता है जब मैं छोटा था तो घोस्ट से ऑब्सेस था और इसीलिए मैं अब इसके लिए बहुत ज्यादा रिग्रेट कर रहा हूँ। लेकिन तभी वांग निन उससे पूछता है कि क्या तुम्हारे पास में तोगो इंसेक्ट से कांटेक्ट करने का कोई और भी रास्ता है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अगर है तो चलो हम इसे एक साथ में यूज करते हैं। तब इसकी ऐसी बात सुनकर ली गुओ समझ जाता है कि असल में वांग निन को तो इसके बारे में बहुत पहले से पता था और असल में उसने ऐसा जानबूझकर किया है। तभी बाजी डीमन लॉर्ड वांग निन से कहता है कि यह दूसरी बार है जब मैंने तुम्हारी हेल्प की है, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि हमारे बीच में जो दुश्मनी थी वह पूरी तरह से सेटल हो गई। अब इतनी बात कहने के बाद वो उसे कहता है मुझे पता है कि तुम मेरे साथ में चालाकी करने की कोशिश कर रहे हो, इसीलिए मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि अब तुम मेरे साथ में चालाकी करना बंद कर दो, क्योंकि मेरे हाथों से बचकर निकल पाना पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वांग निन भी इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गया था और फिर उससे कहता है कि मैं अब ऐसा कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करूंगा। तब इसकी बात सुनकर बाजी डीमन लॉर्ड सोचने लगता है कि उसने जानबूझकर तोगो इंसेक्ट के लोगों को यहाँ पर अट्रैक्ट किया और इस तरह से उसने मेरे हाथों से अपने दुश्मनों को मरवा दिया। अब इसके वजह से वो समझ जाता है कि यह लड़का तो सच में बहुत ही टैलेंटेड है और इसीलिए ऐसा लगता है कि वह डीमन को कल्टीवेट करने के लिए बहुत ही अच्छा है। इसी के साथ वो सोचने लगता है कि अगर मैं डिसाइपल के रूप में वहाँ पर एक्सेप्ट हो गया तब तो मैं इसे किसी भी तरह से उस जगह से वापस नहीं आने दूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वो इससे अपने साथ लेकर एक अजीब से जगह पर आ गया था, जहाँ पर वो कहने लगता है कि यही ब्रोकन स्टार के ओस में है, लेकिन अगर हम वहाँ पर जाना चाहते हैं तो हम केवल एंशिएंट टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन का यूज करके ही वहाँ पर जा पाएंगे। इसके बाद वो इससे बताता है कि इसके पीछे मैं और मेरे कुछ दोस्त हैं, जिसके क्लू के बारे में हमें एंशिएंट बुक में पता चला और लगभग 1 साल तक खोजने के बाद हमें इसके बारे में पता चला। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर वांग निन भी इस बात से हैरान हो जाता है और कहने लगता है कि यह चीज तो सच में बहुत ही ज्यादा अजीब है। इसके बाद वो बाजी डीमन लॉर्ड से पूछता है कि आखिरकार इस ब्रोकन स्टार के अंदर है क्या। तब इस पर बाजी डीमन लॉर्ड उससे कहता है कि यह एंशिएंट को बॉडी को कनेक्ट करने वाला एक पैसेज है। जिसके बाद हम देखते हैं कि एक और मास्टर भी यहाँ पर आ गया था और कहने लगता है कि यह एंशिएंट गॉड के एग्जिस्टेंस के कंपेरेबल में है और असल में उनकी पावर बहुत ही हाई लेवल में पहुंच गई है। इसके बाद वो वांग निन से कहता है कि तुमने इसके बारे में कभी भी नहीं सुना होगा। तभी बाजी डीमन लॉर्ड चुपके से वांग निन से कहता है कि यह आदमी असल में एंशिएंट एम्परर है, जिसने की अनगिनत सिटी को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। इसी के साथ वो इसे बताता है कि वह डीमन कल्टीवेटर्स में बहुत ही फेमस है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो मास्टर अचानक से अपने पावर का यूज करके वांग निन के ऊपर अटैक करने लगा था, जिससे देखकर वांग निन भी इसका सामना करने के लिए रेडी हो गया होता है
है और फिर वो किसी तरह से अपने पावर का यूज करके उसके अटैक को रोकने लगा था। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि बाजी डीमन लॉर्ड भी इसके सामने आकर अपने पावर का यूज करके इसके पावर को रोक देता है और फिर उसे बताता है कि यह लड़का थर्ड लेवल को पास करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इसके साथ में कुछ भी करने की कोशिश ना करो। यह सुनकर वो एंशिएंट टेम्परर उससे कहता है कि क्या तुम इसके बारे में पूरी तरह से श्योर हो, और फिर कहने लगता है मैं भी जानना चाहता हूँ कि तुम इस जूनियर को एंशिएंट गॉड के लाइन में लेकर यहाँ पर आए हो, तो आखिरकार इसका मतलब क्या है। इसके बाद हमें बाजी डीमन लॉर्ड से पता चलता है कि वह तो असल में 6 डिजायर्स का डीमन किंग है, जो कि डीमन कल्टीवेटर सी के 7 सिटीज में से एक सिटी लॉर्ड है, और इसी के साथ हमें पता चलता है कि वो अपने पावर का यूज करके लोगों के माइंड को डिजायर से इफेक्ट कर सकता है। जिसके बाद वो डिजायर डीमन किंग वांग लिन से कहता है कि अगर तुमने सच में थर्ड लेवल को पास कर लिया, तब इसकी ऐसी बात सुनकर वांग लिन इसके लिए उसे थैंक यू कहता है। तभी बाजी डीमन लॉर्ड कहने लगता है कि वेंग तुओजी अभी तक भी यहाँ पर नहीं आया, और इसीलिए मैं तो ये भी नहीं जानता कि वो ट्रोल से बच पाया है या नहीं बच पाया है। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि वेंग तुओजी भी एक जायंट फ्रॉग के साथ में यहाँ पर आ गया था और कहने लगता है कि मैं भी पूरे ट्रोल कैनन को दफन होते हुए देखना चाहता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि वेंग तुओजी जायंट फ्रॉग के मुंह से बाहर आता है। तभी इसी बीच इनमें से कोई कहने लगता है मैं नहीं जानता था कि ली टियान उसे निकल गया था और इसीलिए आखिरकार उसके ऊपर इसका क्या असर होगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वांग लिन भी इन सारी चीजों की वजह से काफी परेशान होता है। तभी बाजी डीमन लॉर्ड कहता है कि अब तो सभी लोग यहाँ पर आ गए हैं और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि अब हमें इसे स्टार्ट करना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि उसने अपने पास से बेस्ट स्पिरिचुअल स्टोन को भी निकाल लिया था, जिसे देखते ही वांग लिन पूरी तरह से हैरान हो जाता है। तब एंशिएंट टेम्परर कहने लगता है कि पूरे सुजाकू प्लेनेट के ऊपर बेस्ट क्लास वाली स्पिरिचुअल स्टोन बहुत ही कम है और इसीलिए यह बात पूरी तरह से नॉर्मल है कि शायद तुमने इसे कभी भी नहीं देखा होगा। इसके बाद बाजी डीमन लॉर्ड कहता है कि मैं इस बार 4 बेस्ट स्पिरिचुअल स्टोन लेकर आया हूँ और बड़े अफसोस की बात है कि यह फॉर्मेशन मेरे चारों स्पिरिचुअल स्टोन को निकल जाएगा। अब इतनी बात कहने के बाद हम देखते हैं कि वो अपने चारों बेस्ट स्पिरिचुअल स्टोन को यहाँ पर सेटअप कर देता है, जिसके वजह से यहाँ का फॉर्मेशन अब एक्टिवेट होने लगा था। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि यहाँ के बाकी लोग भी अपने बेस्ट स्पिरिचुअल स्टोन को इसके अंदर लगाने लगे थे, जिसके वजह से यह फॉर्मेशन देखते ही देखते पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाता है और अब इस तरह से इसके अंदर से बहुत ही शानदार पावर बाहर आने लगी थी। तो क्या आपको लगता है कि वांग लिन इनके हाथों से बचकर यहाँ से निकल पाएगा? इसके बारे में आप कमेंट करके जरूर बताना। लेकिन अगर आपने इसके पिछले एपिसोड को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो भी जरूर देख लेना।